अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सियासतदानों और फ़ौज में लड़ाई क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी। इस लड़ाई का पहला वाक़या 1953 का है, जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने अयूब खान की मुआवनत से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया। उन्हें एक ऐसे वक्त में हटाया गया था जब उन्हें न सिर्फ असम्बली का एतमाद हासिल था, बल्कि कुछ ही अरसा कबल वो असम्बली से बजट भी पास करवा चुके थे। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख़ की अदालत में लिखते हैं कि बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो दस्तूर तैयार करवा रहे थे उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम कर दिए गए थे। नाज़मुद्दीन अयूब खान को तोसीह देने और फ़ौज के हुजूम को कौमी वसाइल से ज़्यादा बढ़ाने के भी मुखालिफ थे। क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 बरस बाद सन 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुदरतुल्लाह शाह शाहनामा में लिखते हैं कि अक्टूबर 1958 में आइन मनसूख करने का कोई जवाज़ ना था। उस वक्त पाकिस्तान किसी गैर मामूली बैरूनी ख़तरे से दो चार भी नहीं था, और अंदरूनी ख़तरा सिर्फ ये था कि अगर इंतखाब हो जाते तो गालिबन सिकंदर मिर्ज़ा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ते। अब ज़रा देखिए कि सिकंदर मिर्ज़ा के साथ क्या हुआ। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सैयद अमजद अली और सिकंदर मिर्ज़ा के दरमियान टेलीफोन बातचीत सुनी। सैयद अमजद अली के बेटे की शादी सिकंदर मिर्ज़ा की बेटी से होना थी। सैयद अमजद अली ने उन्हें शादी की तारीख़ मुकर्रर करने को कहा तो सिकंदर मिर्ज़ा ने जवाब दिया कि वो अगले चंद दिन बहुत मसरूफ़ हैं, हालात मामूल पर आएंगे तो तारीख़ मुकर्रर हो जाएगी। कहा जाता है कि अमजद अली ने कहा हालात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा, तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इसका जवाब दिया कि चंद दिन में मैं अयूब खान को सीधा कर दूंगा। वो आगे चलकर लिखते हैं कि अयूब खान को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत से आगाह कर दिया गया, लेकिन इस पर 27 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई ना की गई, क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद की ज़रूरियात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना था। 27 अक्टूबर को अमरीकी सेक्रेटरी के दौरे के इख्तिताम के बाद याह्या खान और उनकी टीम ने अपने एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अयूब खान ने रात 10 बजे सिकंदर मिर्ज़ा को सदारत से अलग कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़ौज और वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे वाक़या के बारे में M.A. चौधरी अपनी किताब मार्शल लॉ का सियासी अंदाज़ में लिखते हैं कि पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील देने के सिलसिले में एक दफ़ा दावा किया था कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मार्शल लॉ ही की हुकूमत ने उन्हें फांसी दी और दफन किया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के माबैन इख्तिलाफ़ात का नतीजा कभी भी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा, चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या जुनेजो, मियाँ नवाज शरीफ हों या बेनज़ीर, यूसुफ रज़ा गिलानी हों या फिर इमरान खान। दोस्तों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के खां थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फ़ौजी अफसरान को मुलाजमतों से सबकदोश कर दिया, जिनमें लेफ्टिनेंट गुल हसन खान भी शामिल थे। इसी तरह अफवाज के चीफ्स के ओहदे की मुद्दत भी 1 साल कम कर दी। अलावा जी 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का क़याम भी अमल में लाया गया। डॉक्टर मोहम्मद आज़म चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान का आइन में लिखा है, FSF के क़याम से फ़ौजी अफसरान चौकन्ना हो गए। उन्हें पेशा वराना रवायती फ़ौज की जगह अवामी फ़ौज का वो नारा याद आने लगा जो भुट्टो ने बहुत पहले अपनी सियासी तहरीक के दौरान लगाया था। जनरल ज़िया ने बरसरे इक़्तिदार आकर अपने अवलीन इक़दामात के तहत FSF को तोड़ दिया। ताहिर कामरान भुट्टो की जानिब से 43 फ़ौजी अफसरों की सबकदोशी के तनाजुर में अपनी किताब पाकिस्तान में जमहूरियत और गवर्नेंस में लिखते हैं, ये फ़ौज पर सिविलियन बालादस्ती के क़याम की जानिब बहुत वाज़ेह इशारा था। आइन के आर्टिकल 271 में किसी भी मुमकिन फ़ौजी मुदाखलत या फ़ौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के अमल की हौसला शिकनी के लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई। जनरल KM आरिफ अपनी किताब खाकी साए में लिखते हैं, भंडारा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार ज़िया से सवाल किया था कि आपने भुट्टो हुकूमत को क्यों गिराया था। ज़िया ने भंडारा को बताया कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त कबूल नहीं थी। दोस्तों, तीसरा वाक़या यूँ है कि जनरल ज़िया ने 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। इलेक्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मोहम्मद खान जुनेजो का इंतखाब अमल में आया, और बेशतर मौरख़ीन के मुताबिक इस इंतखाब की बुनियादी वजह जुनेजो की सादा लहू करार दी जाती थी, क्योंकि ज़िया किसी ऐसे शख्स को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाहते थे जो बाद में उनकी हैसियत को किसी तौर पर चैलेंज करे। मगर जुनेजो और ज़िया के माबीन ताल्लुकात कुछ ही अरसे बाद ख़राब होते चले गए।
بالآخر مئی 1988 کو صدر ضیاء نے جنیجو کو عہدے سے ہٹا دیا اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا۔ طاہر کامران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ضیاء کی جانب سے جنیجو کو ہٹانے کی وجوہات کے پیچھے جنیجو کا جنرل ضیاء کی خواہشات کے برعکس جنیوا معاہدہ پر دستخط کرنا ان کی معزولی کا سبب بن گیا۔ علاوہ ازیں راولپنڈی میں اوجری کیمپ کے واقعہ کی ذمہ داری فوجی افسروں کو مرد الزام ٹھہرانا بھی ضیاء الحق اور جنیجو کے مابین اختلافات کا بڑا سبب تھا۔ قیوم نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فوج سندھ میں پنواکل اور 3 دوسری جگہوں پر چھاؤنیاں قائم کرنا چاہتی تھی اور سندھ کے قوم پرست لیڈر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ جنیجو نے ضیاء کی خواہش کے برعکس چھاؤنیوں کے قیام کے لیے کھلے عام حمایت سے گریز کیا۔ دوستو، فوج اور سیاستدانوں کا تیسرا ٹکراؤ بے نظیر بھٹو کے دور میں ہوا۔ بے نظیر بھٹو پہلی بار 1988 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنی، مگر وہ اپنی مدت اقتدار کو پورا نہ کر سکیں۔ طاہر کامران اپنی کتاب میں سعید شفقت کا حوالہ دے کر لکھتی ہیں، سب سے طاقتور ادارے کے ساتھ بے نظیر کے تعلقات کی خرابی کی 4 وجوہات تھیں جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بن گئیں۔ اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ 1990 میں بے نظیر نے آرمی کے سلیکشن بورڈ کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی، جس نے اونٹ کی پیٹھ پر آخری دن کا دھرنے کا کام سر انجام دے دیا۔ دوستو، 5واں واقعہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی محاذ آرائی تھی۔ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ میاں نواز شریف کا یہ جملہ اگرچہ اس وقت کے صدر اسحاق خان کے خلاف کی جانے والی تقریر کا حصہ ہے، مگر اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ اقتدار سے ہٹانے کی تھی۔ میاں نواز شریف کے اقتدار کا پہلا دور اسی شورش اور محاذ آرائی کی نظر ہو گیا، مگر جب یہ دوسری بار وزیر اعظم بنے تو عوام کی اکثریت کا اعتماد لے کر بنے، لیکن پھر بھی وہ اپنا دور مکمل کرنے سے قاصر رہے اور جنرل مشرف انہیں ہٹا کر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اور دوستو، فوج اور سیاست کے ٹکراؤ کا آخری واقعہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں پیش آیا۔ عمران خان نے کہا کہ سیاسی و معاشی بحرانوں سمیت میری حکومت گرانے کا واحد ذمہ دار جنرل باجوہ ہے۔ دوستو، عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے۔ جنرل باجوہ کے شہباز شریف کے تعلقات کے نتیجے میں ہی رجیم چینج آپریشن کی راہ ہموار ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔